हे गाइस, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। सो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट एंड अपना भी ख्याल पूरी अच्छे से रख रहे होंगे, वेल एंड हेल्दी होंगे। सो गाइस, आज का सेशन हमारा जो है वो आपको पता है यूपी SSC पेट के लिए होने वाला है और आपका एग्जाम के टाइम बिल्कुल कम बचा हुआ है। तो ये हम रिविजन क्लास लेके आते हैं आपके लिए और ये वहाँ बहुत ही फास्ट हम क्वेश्चन इसमें करवाने की कोशिश करते हैं। सो इस सेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हिंदी के शुरुआत में क्वेश्चन हैं, फिर GK और GS है, इसके बाद हमने करंट अफेयर्स को पूरी तरह से इंक्लूड किया हुआ है। गाइस, इसमें रीजनिंग के भी हैं, मैथ्स के और इंग्लिश के भी क्वेश्चन को हमने पूरी तरह से इंक्लूड किया गया है और बहुत ही आसानी से हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। गाइस, आपको पता है जैसे कि हमारा सेशन जो है ना वो सबसे अच्छे क्वेश्चंस के हम लेवल लेके आते हैं और आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ये हमारा वादा है आपसे, जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको हमारे सेशन से 10 से 12 क्वेश्चन एज इट इज़ देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि टोटल जो पेट का एग्ज़ाम होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, लगभग उसमें 50 क्वेश्चन GK GS एंड करंट अफेयर्स के आते हैं। उसके बाद में उसमें मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग आता है, पैराग्राफ आता है। सो हमने सारे क्वेश्चन को इंक्लूड करने की कोशिश की है। सो गाइस, बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, देख पा रहे होंगे और आप जिसको आंसर पता है तो आंसर बताइए क्या है इसका। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो अगर आपने लगाया है आंसर D यानी कि ऋग्वेद तो बिल्कुल सही हो जाएगा, D इज करेक्ट है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था? तो उन्होंने अपना लिया था जैन धर्म। आंसर D A बिल्कुल सही होने वाला है। अगर आपने लगाया है A तो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइज, आप बहुत ही, मैं क्लास फास्ट कराऊंगी, आप बस फास्ट आंसर देने की कोशिश करें, मैं आपकी स्पीड बढ़ाना चाह रही हूँ। सो किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को। गुप्त काल देखिए कहाँ पर है, D में लिखा हुआ, तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है इतिहास का। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था उसको दंतिदुर्ग कहते हैं। दंतिदुर्ग यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। आंसर आपने लगाया है A तो बिल्कुल सही लगाया है। अगला क्वेश्चन गाइज है, एल बिरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई? तो बताइए किन विषयों की समीक्षा की गई? तो वो उसने भारतीय दर्शन की भी समीक्षा की है, भारतीय इतिहास और भूगोल की भी समीक्षा की है, गणित और खगोल विज्ञान की भी समीक्षा की है। तो इसका मतलब है आंसर D बिल्कुल आपका सही होने वाला है। इनमें से सभी आंसर सही हो जाएगा, आपका D बिल्कुल सही। मुझे उम्मीद है आप आंसर दे पा रहे होंगे और क्वेश्चन जो है ना बहुत ही बेसिक है और ऐसे ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं, बहुत ही टफ नहीं कुछ भी आने वाला, ईजी टू मॉडरेट ही क्वेश्चन आएंगे। सो क्वेश्चन अगला है, 1857 की ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो वो तो आपको पता है कमल और रोटी प्रतीक हुआ करता था। आंसर A बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने लगाया है आंसर A तो बिल्कुल सही लगाया है। अगला है, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, आयोजन हुआ था। तो कब आयोजन हुआ था? तो सितंबर था, वो सितंबर तो सब में दिया हुआ है, वो 1893 था। 1893 का ईरा था और सितंबर था। आंसर D आपका बिल्कुल सही होने वाला है, D इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? तो वो है राजा राम मोहन रॉय। आंसर आप देख पा रहे होंगे, C में लिखे हुए हैं राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की है और ये वही है जिन्होंने सती प्रथा बंद करवाई थी, ये वही है जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह शुरुआत करवाई थी। इन्हें जो है ना मॉडर्न हिस्ट्री का जनक भी भारत में माना जाता है। तो आंसर C बिल्कुल सही हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन गाइस आपके लिए है, भारतीय राज्यों में अंग्रेजी प्रमुख स्थापित करने के लिए प्रशासन का सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने कौन लेके आया था? तो सहायक संधि जो है ना वो वेलेज़ली लेके आया था, आप देख पा रहे होंगे। आंसर B में लिखा हुआ वेलेज़ली। जो सहायक संधि है ना, यानी इसको जो सहायक संधि थी वो लेके आया था वेलेज़ली, और एक थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वो लेके आया था डलहौजी लेके आया था, ठीक है। और सहायक संधि कौन लेके आया था? वेलेज़ली लेके आया था। आंसर इसका B बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, फास्ट मुझे आंसर देने की कोशिश करें, कमेंट्स में फास्ट ही आंसर दें या फिर अपनी आंसर सीट लेके बैठे हैं तो उसमें आंसर फास्ट ही लगाने की कोशिश करें। और बाद में अपना चेक करें स्कोर कि आपका स्कोर कितना रहा है। क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो श्रीमती एनी बेसेंट जी को कहा गया है, स्नेहलता को कहा गया है, तो किसको कहा गया है? तो भारतीय क्रांति की जननी जो है ना मैडम भीका जी रुस्तम कामा को कहा गया है। आंसर D आपका बिल्कुल सही होने वाला है, मैडम भीकामा जी रुस्तम जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ टू साउथ लंबाई कितनी है? तो बताइए कितनी लंबाई है? अगर आपने लगाया है आंसर B यानी कि 3214 तो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है ना, वो है 3214। आंसर आप रट लीजिएगा, 3214। आंसर B यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्यों का नाम। तो सबसे बड़ा आपको पता था राजस्थान है, दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा? तो अब वो आपका MP आ जाएगा, फिर महाराष्ट्र आ जाएगा। तो आंसर आपका पहला ही हो जाएगा, आंसर A बिल्कुल आपका सही होने वाला है। सबसे
बड़ा तो राजस्थान है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र आ जाएगा। आंसर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो बताइए कौन तैयार करता है? तो भौगोलिक मानचित्र जो है ना भारतीय सर्वेक्षण यानी कि जो सर्वेक्षण है ना, सर्वेक्षण ऑफ इंडिया, वही इसका मानचित्र तैयार करते हैं। तो आंसर आपका डी होने वाला है। बिल्कुल सही, 12 का आंसर डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो वो 2008 में घोषित किया गया था। आंसर आप देख पा रहे होंगे, बी में लिखा है 2008, जो कि राष्ट्रीय गंगा नदी को नदी घोषित किया गया था। 13 का आंसर जो है ना वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर अगर मैं आपने दिया है बी तो इस बिल्कुल सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो वो हमारा संविधान पूर्ण रूप से, अगर आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रस्तावना के लास्ट में लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को आज हम अपने संविधान जो है ना वो अंगीकृत करते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। आप देख पा रहे हो 26 नवंबर होना चाहिए, हाँ 26 नवंबर, सी में लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949, डी नहीं है। आंसर 14 का सी हो जाएगा। सी इज बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन अगला है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो वो अपने प्यारे भारत का ही सबसे ज़्यादा लंबा और सबसे ज़्यादा वाइड है और कहते हैं कठोर भी है। सो आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता किसमें दी गई है? तो अगर आपने आर्टिकल आपने पढ़े हैं, भाग आपने पढ़ा है, पार्ट भाग पढ़ा है आपने तीसरा, तो वहाँ हमारे 12 से लेकर 35 तक हमें अधिकार दिए गए हैं, नागरिकों को अधिकार, ठीक है। तो उन्हीं में जो 25 से 28 जो के बीच में जो अधिकार है वो सारे धार्मिक स्वतंत्रता से अधिकार रिलेटेड अधिकार हैं। आंसर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो प्रतिनिधि सभा कौन सी होती है? तो बताइए कौन सी होती है? तो अगर आपने लगाया है आंसर बी यानी कि लोकसभा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। बी बिल्कुल बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन है 18 नंबर का, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल है 52, आर्टिकल 52। आंसर बी में आप देख पा रहे हो, आर्टिकल 52 बी में लिखा हुआ है। बी बिल्कुल आपका सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा था? तो ऐसा कहा था एडम स्मिथ जी ने। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो अर्थशास्त्र है ना वो धन का एक विज्ञान है, एडम स्मिथ ने कहा था। आंसर 19 का ए बिल्कुल सही होने वाला है यहाँ पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, भारत के निम्न राज्यों में से किस में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सॉरी, राज्य लिखा है, जो नीचे दिए गए कुछ राज्य हैं इनमें सबसे पर पर्सन इनकम सबसे कम किसकी है, यानी पर कैपिटा इनकम सबसे कम किसकी है? तो वो हो जाएगी बिहार की। आंसर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है। 20 का आंसर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान डैश 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 पर था। तो किस पर था? तो कृषि पर था, यानी कि कृषि क्षेत्र को हमने एक्सपांड करना था। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ही था कि हम कृषि को अपने यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा इसको एक्सपांड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, किस शहर में स्थित है? तो बताइए कहाँ पर है? तो ये मुंबई में इसका जो है ना मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, और आरबीआई का मुख्यालय भी कहाँ पर है? मुंबई में। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि मुंबई को फाइनेंशियल का हब कहा जाता है। आंसर बी बिल्कुल आपका सही होने वाला है 22 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर है 23 नंबर का, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध निम्नानुसार है। तो जो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है वो है E=mc²। E फॉर एनर्जी =mc²। आंसर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है गाइस, किसी वस्तु की आगे पीछे या फिर पीछे आगे की गति को कहा जाता है, तो वो कहते हैं हम कंपन। अगर वो वस्तु आगे पीछे हो रही है तो उसको हम कंपन कहेंगे, उनको वाइब्रेशन कहेंगे। आंसर डी इसका बिल्कुल सही होने वाला है। सो क्वेश्चन है 24 नंबर का। 24 में लिखा है कि निम्न में से क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? यानी चुंबकीय जो विद्युत धारा है ना वो इनमें से किस में चुंबकीय प्रभाव मतलब यूज़ नहीं करती है? तो विद्युत जो बल्ब होता है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, रट लीजिए आप। विद्युत बल्ब में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं किया जाता है। आंसर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। 24 का आंसर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट फॉर यू क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अष्टक सिद्धांत दिया था? तो अष्टक सिद्धांत जो है ना वो न्यूलैंड ने दिया था। आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 का आंसर सी इज करेक्ट है। आंसर सी यानी कि न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत दिया था। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला गाइज है, बताइए इसका आंसर क्या है? ग्राफीन क्या है? तो जो ग्राफीन है ना वो कार्बन का एक अपरूप है।
कार्बन की एक कॉपी है। सो आंसर आपका यहाँ पर देखो जो ऑप्शन है वो ऊपर नीचे कर दिए गए हैं। ए के बाद सी है, फिर बी है, फिर डी है। तो आप देख पा रहे होंगे बी, वो सी, यहाँ पर सी बिल्कुल, यानी 25 का कार्बन का अप्रूप इतना याद रखिएगा। आपके क्वेश्चन में आंसर मतलब कुछ भी हो सकता है, ए बी सी में लिखा हो सकता है, तो आप इतना याद रखिए कि कार्बन का अप्रूप जो है ना उसको ग्रेफीन को कहते हैं। आंसर सी इसका बिल्कुल सही होने वाला है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है? तो घूमर है, कोच्ची घोड़ी है, कालबेलिया है, या फिर कठपुतली है। तो अगर आपने आंसर लगाया है ए यानी घूमर तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कालबेलिया भी है, कच्ची घोड़ी भी है, कठपुतली महाराष्ट्र का है। लेकिन यहाँ पर जो प्रमुख पूछा है वो है घूमर, जो कि राजस्थान का प्रमुख नृत्य है। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, याओसांग त्योहार मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य मनाया जाता है? तो ऑब्वियसली बात पूर्व का ही कोई राज्य होगा, तो वो राज्य कौन सा है? तो मणिपुर। याओसांग त्योहार जो है ना वो मणिपुर में मनाया जाता है। आंसर 28 का डी होने वाला है, बिल्कुल सही, डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन गाइस फॉर यू, भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो बताइए कहाँ पर स्थित है? तो जैन धर्म के जो दिलवाड़ा मंदिर है वो माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू आंसर आप देख पा रहे होंगे सी में। अगर आपने आंसर लगाया सी तो आपने मेरे हिसाब से बिल्कुल सही लगाया है और बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से आंसर दे पा रहे होंगे गाइस। हाँ, मैं फर्स्ट करा रही हूँ इस लेक्चर को, क्योंकि मैं आपकी स्पीड बढ़ाना चाह रही हूँ। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि मैं स्पीड बढ़ाना चाह रही हूँ, ताकि आप स्पीड बढ़ाएं अपनी, और एग्जाम में आपको आपके 2 घंटे 4 घंटे के समान लगें। आपका टाइम कम ना पड़े आपका, ठीक है, आपके पास टाइम बच जाए बल्कि कम ना पड़े। इसलिए मैं फास्ट करने की कोशिश कर रही हूँ और आप भी फास्ट ही करें। सो क्वेश्चन अगला, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है? तो वो है ग्वालियर घराना। आंसर आपका ए हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही। मुझे उम्मीद है आंसर आप लोग सही से दे रहे होंगे। सो अगला है, डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो कोपेनहेगन हो जाएगी। आंसर आपका ए बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। अगर आपने 31 का आंसर दिया है ए तो बिल्कुल सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो मथुरा नहीं बसा हुआ है। कानपुर बसा हुआ, बताइए क्या? आगरा तो बिल्कुल नहीं, तो वो यमुना नदी के किनारे है। तो अगर आपने लगाया है कानपुर, यानी कि जो कि राष्ट्रीय चौराहा भी कहा जाता है भारत का, तो आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गंगा नदी के तट पर कानपुर बसा हुआ है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 33 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं लोकसभा को। आंसर आपका डी होने वाला है, बिल्कुल सही, डी इज करेक्ट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है आपके लिए। क्वेश्चन बताइए क्या है इसका आंसर। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? तो वो कहते हैं हम सिटी ऑफ जॉय जो है ना वो किसको कहा जाता है? तो वो हो आपका कोलकाता। आंसर आपका ए बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है, ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, बताइए क्या इसका आंसर है। सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है। तो सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाने जाने वाला शहर आपका मैसूर है। मैसूर है मैसूर कह रही हूँ, हाँ ऑब्वियसली मशहूर ही होगा ना, मैसूर ही है। तो मैसूर जो है ना उसको सिटी ऑफ पैलेसेस कहते हैं। आंसर जो है ना वो आपका 35 का सी बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन है गुजरात के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो वो है आपके नर्मदा नदी के तट पर है। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट भी पड़ता होगा वहाँ पर, तो वहाँ पर ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि हमारे वल्लभ भाई पटेल के ऊपर बनाई गई है, जो कि हमारे गृह मंत्री रहे थे पहले। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो मस्तिष्क अनुसंधान जो है ना वो गुड़गांव में, गुरुग्राम में है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, आत्मकथा अनब्रेकेबल भारत के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है? तो वो उन्होंने लिखी है, उनका नाम है MC मैरी कॉम। MC मैरी कॉम ने एक आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है अनब्रेकेबल भारत। अनब्रेकेबल लिखा होना चाहिए, हिंदी में कितना पढ़ना कठिन होता है ना, इसको इंग्लिश में ही लिख देते। सो आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, भारत हाल ही में किसने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? तो उनका नाम है सुहानी शाह। सुहानी शाह जी ने ये बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का पुरस्कार अपने नाम किया हुआ है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। 39 का आंसर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज है, हाल ही में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो वो की गई है झारखंड में। आप देख पा रहे हो कि झारखंड आपके ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, तो झारखंड में ये परियोजना शुरू की गई है खनन पर्यटन, यानी कि वहाँ पर जहाँ पर माइनिंग होती है वहाँ पर टूरिस्ट जा सकते हैं। सो आंसर ए आपका बिल्कुल 40 का सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में किस देश ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस आधारित अधिनियम पारित किया है?
किस देश ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित रेगुलेट करने के लिए एक जीनियस आधारित अधिनियम पारित किया है? तो वो कौन सी कंट्री है? तो उस कंट्री का नाम है अमेरिका। ओहो, अमेरिका ऐसा कर सकता है उल्टे सीधे काम, मतलब तूफानी दिमाग है उसका, तूफानी। आंसर सी बिल्कुल सही है, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है 42 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में मुरली श्री शंकर ने विश्व एथलेटिक्स पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो बताइए कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण की गोल्ड मेडलिस्ट बन गए हैं। कौन? मुरली श्री शंकर ने। किसमें? विश्व एथलेटिक्स, जो कि पुर्तगाल में स्पोर्ट्स मीट 2025 का पदक उन्होंने जीत लिया है, स्वर्ण पदक उन्होंने जीता है। आंसर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में रतन थियम का 77 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो बताइए कौन थे? तो वो एक अभिनेता थे। आंसर आपका हो जाएगा सी, वो एक एक्टर थे। 43 नंबर का आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है, हाल ही में किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना शुरू की है? तो वो की है आपके प्यारे भारत ने। हमारे प्यारे भारत जो है ना, बहुत ही मतलब अच्छे ऐसे काम, अगर ऐसी अगर योजना पूछ ली जाए तो आप बेझिझक अपने इंडिया पर लगा के आना, भारत में ही ऐसी योजना शुरू की गई है। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने महिलाओं को संपत्ति पर 1% स्टाम्प शुल्क में छूट की मंजूरी दी है? तो वो कौन सा है? तो वो भी उत्तर प्रदेश ने है। उत्तर प्रदेश ने ऐसा किया है कि अगर महिलाओं के पास जो भी संपत्ति उनकी प्रॉपर्टी है, तो वो 1% स्टाम्प शुल्क में मतलब उन्हें छूट उन्हें देगी है। तो आंसर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 का आंसर बी इज करेक्ट है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने पदक विजेताओं की नकद पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो कितना कर दिया है? तो वो कर दिया है 0.7 जो भी हो। सो आंसर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी है? तो वो लिखी है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी। तो उनका ये आंसर आप देख पा रहे होंगे 47 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नाम भी इनका प्यारा है, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। आंसर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में कौन FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेज़बानी करेंगे? तो कौन करेगा? तो वो हमारा भारत ही करेगा, हम ही करने वाले हैं। FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेज़बानी भारत भी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके लिए है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो अनुग्रहित गलत लिखा है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आंसर आप बी को देखिए जरा, बी में ऑप्शन लिखा है अनुग्रहित, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ। आगे ऑप्शन हम देखेंगे नहीं, ये गलत लिखे हैं सबके सब। बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलगाड़ी शब्द कौन सा है? तो वो संकर शब्द है, यानी कि मिक्स शब्द है, कोई इसमें तद्भव तत्सम नहीं है, ना ही दे सकते हैं। आंसर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, अब रीजनिंग के और मैथ के स्टार्ट होने वाले हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया कि यहाँ पर क्या आएगा, जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा? तो आप देखिए 4, 16 और 40। अब नेक्स्ट जो है ना वो क्या आएगा, तो देखते हैं। इसमें अगर हम 4 में प्लस 12 करें तो कितना हो जाएगा? 16 आ जाएगा ना। अगर 16 से 40 कैसे हुआ? तो इसके मतलब इसमें 24 जोड़े गए हैं, आप देख लीजिएगा। तो हमें देखिए एक पैटर्न मिल गया है, हमें देख पा रहे हैं आप। 12 से 24 हुए, तब 24 से अब 48 होंगे, इसके मतलब प्लस यहाँ पर 48 होंगे। अगर 40 में हम 48 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 88। आंसर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, राहुल राज का भाई है, ठीक है। राहुल जो है ना, राहुल राज का भाई है। आपको पता है जब हमारे पास मेल होता है तो उसको हम प्लस लगाते हैं और फीमेल को माइनस लगाते हैं। फिर कहते हैं राधा रमन की बहन है, तो अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे राजा और राहुल में कोई संबंध नहीं मिल रहा है। राज राधा का पुत्र है, जो राज है ना वो राधा का पुत्र है, राज राधा का पुत्र है। अगर राज राधा का पुत्र है और राज राहुल भाई भाई हैं तो इसके मतलब है राहुल भी राधा का पुत्र होगा। और हमसे पूछा भी बस यही गया, ये लाइन तो आप कट ही कर दीजिए, पढ़िए ही मत, छोड़ ही दीजिए, मतलब ही नहीं बनता उसका पढ़ने का। इसको पढ़िए, राहुल का राधा से क्या संबंध है? तो भाई बेटा है ना राधा का। अगर राज बेटा है और राज और राहुल भाई भाई हैं तो ऑब्वियसली इस बात राज इसका बेटा हो जाएगा। आंसर बी बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन आगे देखते हैं, ये टाइम सेविंग होता है, टाइम आपका मैनेज करने वाला। फालतू क्वेश्चन जो फालतू लाइन है उसको पढ़ें क्यों हम, ये आप देख लीजिएगा। हमें पूछा गया है इसको सेट करना है, यानी कि छात्र ईटर्न और अनुसंधानकर्ता पूछे गए हैं, तो इनका संबंध क्या है? तो देखते हैं। देखिए छात्र जो है ना वो रिटर्न हो सकते हैं, सारे छात्र रिटर्न हो जरूरी नहीं, सारे कुछ छात्र रिटर्न हो सकते हैं
बिल्कुल। और अगर आपसे कहा अनुसंधानकर्ता, तो कुछ अनुसंधानकर्ता, कुछ छात्र जो है ना, कुछ इंटर्न। अनुसंधानकर्ता यानी कि रिसर्चर हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं, ये छात्र हो जाएंगे आपके, छात्र यानी कि स्टूडेंट्स हो जाएंगे, और ये आपके इंटर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर ये आपका देखिए कौन सा डायग्राम बनेगा, आपका डी बनने वाला है, आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला पूछा है फिर से पैटर्न। आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, कितनी कॉमन सी चीज़ है। यहाँ पर इसमें है सी, फिर आगे है डी, फिर ई, इसके मतलब आगे आने वाला है आपका एफ। ओके, फिर आया है के, एल, एम, तो इसके मतलब आएगा एन। फिर क्या है वी, डब्ल्यू, एक्स, इसके मतलब आएगा आपका बाई। तो देखिए कि कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर आपका ए बिल्कुल सही होने वाला है, ए इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया है, बाईं ओर से दाईं ओर अंग्रेजी वर्णमाला में पढ़ते हुए 14वें वर्ण के दाईं और 5वें वर्ण के पाँचवा वर्ण कौन सा अक्षर है। अरे ये क्या पूछ लिया। देखो हमें पता है ये होता है B4 बायां। आपको कभी बायां दायां कंफ्यूज हो तो आप ऐसे कर ले, B4 होता है बायां और D4 होता है दायां। मतलब जब आप पीछे से पढ़ेंगे ना इस तरह से इधर के लिए, तो वो दाएं ओर से पढ़ेंगे। अगर आप इधर से पढ़ेंगे तो अब वो होगा बायां। और हमारी जो भाषा ही देवनागरी लिपि ही, हमारी देवनागरी जो है ना, वो हमारी बायों से हम पढ़ते हैं, बाईं ओर से। और ABCD पे हम अपनी बाईं ओर से तो पढ़ते हैं, जैसे पढ़ते हैं ABC, तो इधर किधर से चल रहे हैं, तो बाईं ओर से चल रहे हैं ना, तो ये बाईं ओर से हो गया। इन्होंने बोला कि बाईं ओर से 14वां अक्षर, तो 14वें अक्षर पे जो आप जाएंगे तो कौन सा होगा। आपको पता है, अगर प्लेस वैल्यू अगर इसकी पता है तो 14वें अक्षर पे आता है एन। ठीक है, फिर कहते हैं कि 14वें वर्ण के दाएं, फिर इसके दाएं कर दो, इसके दाएं, जब दाएं जाओगे आप तो 14वें के दाएं इधर हुआ ना, तो दाएं इसका कौन सा हुआ, D4 दायां। देखो आप ये दायां है, तो इसके जब आप दाएंगे 14वें से अगर आप दायां पढ़ेंगे, इधर ही जाएंगे ना, तो 14 में +5 जोड़ेंगे ना, कि 5वां अक्षर पूछा गया है, तो कितना हो गया 19। और 19 पे कौन सी प्लेस वैल्यू है, तो यस की। तो आपका आंसर कौन सा आने वाला है, यस, यानी कि सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, सी इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट है गाइस, ये क्वेश्चन बढ़िया है। पूछा गया एक चुनाव में 2 प्रत्याशी, ठीक है, का अनुपात इतना है, 2 अनुपात है और 9 अनुपात, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 11 पॉइंट। ठीक है, यदि जीते हुए प्रत्याशी को इतने वोट मिले हुए हैं, यानी कि 9 की जो वैल्यू है ना वो इतनी है, तो डाली गई कुल वोटों की संख्या कितनी है, और कुल वोट कितने हो जाएंगे, तो 11 हो जाएंगे, कि 2 पॉइंट इन्हें मिले हैं, 2 पॉइंट 1 को मिले हैं और 9 पॉइंट 1 को मिले हैं। 9 की वैल्यू में पता है, 2 की वैल्यू नहीं पता है। हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 9 और 2 11, तो 11 की निकाल लेंगे आराम से हम। पहले हम 9 की देखते हैं। 9 पॉइंट की वैल्यू है कितनी है, 98, 43, 21। ठीक है, तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, आप देखो इसको काटेंगे हम, तो 1 पॉइंट इक्वल्स टू आपका कट के आएगा 9 एकन 9, लगभग ये आएगा आपका 9, आप काट लीजिएगा। ठीक है, मैं अपने मन में ही काटे लेती हूँ, कितना आ जाएगा। अब हमें निकालना है 11 पॉइंट की वैल्यू, क्योंकि टोटल कितने पड़े हैं, तो 11 वोट, 11 पॉइंट। आप देख रहे हैं 2:9 में है, तो हम क्या करेंगे, 10, 9, 3, 6, 9 को 11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12 के अराउंड, यानी कि 12,30,059। ठीक है, आंसर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। देखिए मैंने आपको तरीका बता दिया है, बाकी ये तो रिवीजन है, आप क्वेश्चन देख के आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, ये आपका तरीका है। ठीक है, तो डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, कैलकुलेशन अपना करते रहिएगा। अगला है एक फर्म में पुरुष और महिला का अनुपात इतना है। ठीक है, यहाँ पर मेल है और यहाँ पर फीमेल है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि पुरुष जो है ना वो 4 हैं और फीमेल जो है ना वो 5 हैं। अगर मैं इनको 400 500 लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अनुपात में ही तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 0 0 काट देंगे फिर भी 4 5 ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको इजी करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन जो ना वो इजी हमेशा हो जाता है। हमने 400 500 कर लिया, इनका 4:5 हो गया। देखिए अब 0 0 हटाएंगे तो वही आ जाएगा। फिर कहते हैं कि पुरुषों की संख्या में 80% की वृद्धि कर दी। अच्छा, पुरुषों की संख्या में जो आप 80% की वृद्धि करेंगे, आप इधर करिए, पुरुष कितने हैं, तो 400 हैं। ठीक है, देखो अब ये वृद्धि करने में हमें तकलीफ़ नहीं होगी। ठीक है, वैसे अगर आप 4 रखते तो दिक्कत होती है आपको, तो 0 से 0 गया। जब आप 4 की 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8×4 72, यानी कि 72 इतना आ जाएगा। अब क्या कहते हैं कि हमने पुरुषों में वृद्धि कर दी। फिर कहते हैं जो फीमेल है ना, महिलाओं में 60% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 500 जो है ना उसमें 60% की बढ़ोतरी, 500 से पहले
60%, 160 हमने बढ़ा दिया तो 0 से 0 गया, 16 पंचे 80, ये हो जाएगा 800। ठीक है, तो 1 0 से 0 गया। फिर पूछते हैं, इन्होंने पूछा क्या है, तो अब फर्म में पुरुषों और महिलाओं का सदस्यों का अनुपात क्या होगा। तो अब काट लेते हैं, कितना हो गया 9, इसको काटिए, काटेंगे आप 8 से काटिए, 8 निम 72, 8 एकन 8, यानी कि 9:10। कहीं आ रहा है, हाँ बिल्कुल 9:10। सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4707 में जोड़ी जानी चाहिए ताकि योग 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अच्छा, 4700 में क्या जोड़ा जाए ताकि ये 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ओके, तो पता आप क्या करा करें, इसे ऐसे जब संख्या दी हूँ तो इनका एलसीएम निकाल लें। तो इनका एलसीएम जो है ना, आपको एलसीएम निकालना आता है, मैं निकाल के बिल्कुल नहीं बताऊँगी। इनका आ जाएगा 120, एलसीएम आ जाएगा 120। अब 120 को आप क्या करें, 120 को 4707 से आप भाग दे देते हैं, 4707 से आप भाग दे दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा। जब आप भाग देंगे तो ये अराउंड आपके, आप भाग देख लीजिए, आप 3 से करिए, 120 को 3 से करेंगे तो 3 0 का 0, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 3 एकन 3 बचेगा आपका। तो कितना बचा यहाँ पे, 0 का 0, 7 में से 1 गया, 6 गया 1, और 3 में से 1 गया, 110 हो गया। आप अपने जब 7 को ले लिया जिस एज इट इज़, आप 9 लीजिए, यहाँ पर 9 से करिए आप, 9 0 का 0 0, ठीक है, और 9 दूनी 18 का 8, हासिल लगा 1, 9 1 का 9 1 10। अब ये आप इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7, 10 में से 8 गए तो 2 बचे 27, 10 में से 10 गए तो 0। तो ये जो 27 है ना आपका बचा है क्या, शेष फल। इस शेष फल को आप भाजक से माइनस कर दीजिए, यानी कि 120 में से आप माइनस करिए शेष फल को, यानी कि 27 को, आपका आंसर अपने आप निकल आएगा। ये 10 में से 7 गया, जो बचा कितना 3, 11 में से 2 गया तो बचा आपका 9, यानी कि 93। अगर आप 93 4707 में जोड़ देंगे तो पूरी तरह से ये 4, 5, 6 और 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो वो नंबर कितना है जो आपको जोड़ना पड़ेगा, वो है 93। आंसर आपका देखिए बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप जोड़ के देख लीजिएगा, अगर आंसर ना आए तो हमें गलत साबित कर सकते हैं आप कमेंट्स के ज़रिए। आप देख लेना, अगर 93 को आप, ये बहुत ही ईजी तरीका है, सीख लीजिए, आपको शायद ही कहीं मिलेगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आप जब इसको ऐड जोड़ेंगे और फिर 120 से भाग देंगे तो आपको आंसर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। सो क्वेश्चन इसका आंसर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है, क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी, ठीक है, प्रत्येक वस्तु का मूल्य 3000 था, ठीक है, उसने एक वस्तु 10% लाभ पर और दूसरी वस्तु 5% लाभ पर बेच दी, ठीक है, उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो उसने देखो 10% लाभ पर बेची प्लस 10% फिर प्रॉफिट पे बेची, सेम प्राइस है, तो फिर ये फॉर्मूला होता है फिर 10 × 5, उसको प्रॉफिट ही होने वाला है, डिवाइड में 100। एक फॉर्मूला होता है जब प्रॉफिट और जब सेम मतलब चीज़ सेम पैसे पर चीज़ खरीदी जाती हैं तो उसका होता है ए, फॉर्मूला A + B + A × B / 100, ठीक है। तो देखते हैं 10 और 5 कितना हुआ, 15 = 15 प्लस 10 पंजे 50 डिवाइड बाई 100। जब आप 100 से करेंगे कितना बचेगा, 1/2, यानी कि 15 + 1/2। अब इसको काट लेते हैं। अच्छा 1 मिनट, सॉरी गाइस, इसमें कुल लाभ प्रतिशत पूछा गया है, मैं गलत कर रही हूँ इसको, अगर समझा मतलब इसका हो गया, मैं बढ़ नहीं पाई इसको, इसमें कुल लाभ प्रतिशत पूछा गया है। तो ओके, तो क्या करते हैं, देखिए 3000 की एक वस्तु थी, उस पर हमने 10% का प्रॉफिट मिला, तो 110% का प्रॉफिट लेंगे तो वो कितने की हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हुआ, वो हो जाएगी आपकी 3300। फिर दूसरी वस्तु 3000 की हमने ख़रीदी थी, उस पर हमें 5% का प्रॉफिट हुआ, तो 105 का हमें प्रॉफिट हुआ, हमने बेची उसको, तो वो हमारी हो जाएगी 300 का ख़त्म किए हमने, कितना हो गया हमारा, तो वो हो गया 0 का 0 आ जाएगा, 5 × 15 का 5, 1 और 3, यानी कि इतने में टोटल कितने में हो जाएगी। अब बेची उसने है तो 0 को 0 इन दोनों को जोड़ लीजिए आप,
0 का 0, 5 का 5, 3 1 4 और 3 3 6। अब उसका टोटल जब उसने दोनों वस्तुएं बेची वो 6,450 में बेची, तो उसने खरीदी कितने में थी? आपको पता है कि 3,000 में एक खरीदी थी, 3,000 में एक खरीदी थी, यानी कि टोटल 6,000 में उसने 2 खरीदी थी। तो 6,000 में 2 खरीदी थी। आपको पता है प्रतिशत कैसे निकालते हैं? तो 6,000 पर जो उसने जो खरीदी थी यानी कि CP नीचे रखना पड़ेगा और उसे कितना वृद्धि करके उसने बेची, तो 6,000 में से जब 6,450 करेंगे तो कितना बचेगा? 450 बचेगा ना, इंटू 100 करना पड़ेगा हमें, इंटू 100। ओके, तो आप इसको याद रखिएगा। मैं इसको इरेज करती हूँ। अब यहाँ पर देखिए आप, 450 का उसको प्रॉफिट हुआ, कितने पर हुआ है? तो 6,000 पर हुआ है, और इंटू 100 हमें प्रतिशत लगाने के लिए 100 करना पड़ेगा। 0 से 0 में अगर इसको हटाऊँगी, 1 0 इससे हट जाएगा, तो ये हमारा काट लीजिए 6 से 45 को, 6 पंजे 35, ये हो जाएगा 6 सत्ते 42, बचा 3, 6 पंचे 30, आंसर हो जाएगा 7.5%। आंसर ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मकान को बनाने में किए गए व्यय का डिग्री में वितरण दिया गया, ठीक है, इतना दिया गया है कुल खर्चा, और डिग्री में इसका अनुपात दिया गया है सबको। तो डिग्री आपको पता है 360 से हमें, यानी कि 100% इक्वल्स टू होता है 360, 100% इक्वल टू 360 होता है। तो यहाँ पर किसी भी डिग्री, जो डिग्री है ना, उसको 3 से 60 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। अगर मान लीजिए 54 डिग्री कोई दिया गया है तो उसको हमें 3 से 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, और इंटू 100 करके हम उसका प्रतिशत निकाल सकते हैं। सो अगला देखते हैं क्वेश्चन पूछा क्या गया हमसे। पूछा गया है कि सीमेंट के मद में किए गए खर्चे की धनराशि कितनी है। तो ठीक है, देख देखते हैं कितने खर्चा किया गया सीमेंट। यहाँ पर सीमेंट कितना है? सीमेंट में दिया गया हमें 72 72 डिवाइड बाई 360, और टोटल खर्चा कितना है? तो हमारा है 6 लाख। 1 2 3 4 5, इतना ही है ना? हाँ ठीक है। देखो, 1 0 से 0 आप काट देंगे तो यहाँ से ये 0 कट जाएगा। 6 6 छंग 36, 6 एकन 6, 6 दूनी 12, ये लगभग 12,000 के करीब आएगा। तो यही आंसर कहाँ पर हो जाएगा? 12 लाख, ये रहा 12, हाँ लाख, क्योंकि वो उसमें 0 बढ़ाना था। आंसर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मजदूरी की मद में व्यय की गई राशि निरीक्षण पर की गई धनराशि से कितना अधिक है। मतलब दोनों का अंतर पूछा गया है, मजदूरी और निरीक्षण की धनराशि का, ठीक है। तो मजदूरी और निरीक्षण याद रखिएगा, मजदूरी और निरीक्षण। तो मजदूरी कितना है? तो मजदूरी का और निरीक्षण का हम देख लेते हैं। मजदूरी में है आपका 90, तो आपका क्या करना पड़ेगा? 90 बटे 360 इंटू 6 लाख तो लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर इसमें अंतर पूछा गया तो माइनस, और दूसरा क्या था? निरीक्षण। निरीक्षण हमारा 54 है, 54 डिवाइड बाई 360 इंटू बाई 6 लाख। जब आप इसको घटाएंगे और काटेंगे तो आपका जो आंसर आने वाला है इसका सीमेंट और इसका क्या बोलते हैं, निरीक्षण में, तो आप जब इसको काट लेंगे टोटल सही हो जाएगा। जब आप इसको, अभी मैंने लिखा था इसको बार बार मुझे मिटाना पड़ रहा है, तो जब इसको माइनस करेंगे आप इस वाले को, यानी निरीक्षण और मजदूरी वाले को, तो आपका आंसर आ जाएगा डी, यानी कि 6 लाख के करीब आएगा। आप कैलकुलेशन करते रहिएगा, मैंने आपको बता दिया कि ऐसे करना है, ठीक है। तो डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वर्षों में 10वीं क्लास में 5 वर्षों में विद्यार्थियों द्वारा औसत, अच्छा इनका औसत दिया गया है, आप इसको पढ़ लिया करें ठीक से। क्या है कि टोटल नंबर थे इतिहास में 200, उनमें से 1984 में इतिहास को 88, ये औसत है, ये औसत नंबर मिले हुए हैं, ठीक है। ये एवरेज है, ये नंबर नहीं है बल्कि ये एवरेज है। ओके, सो देखते हैं क्वेश्चन पूछा गया है पहला, 1985 में निम्नलिखित में से किस युग्म में प्राप्तांक का औसत प्रतिशत समान है। अच्छा, 1985 में ये विज्ञान और अंग्रेजी में क्या समान है? अंग्रेजी गणित में समान है, फिर विज्ञान तो किस में समान है? देखते हैं प्रतिशत औसत। तो औसत ऑलरेडी दिया गया है, तो आप अगर पहले का ही देखें, विज्ञान और अंग्रेजी दिया गया हुआ था हमें, तो कैसे निकालेंगे? देखो 120 किस में से दिया गया है, यहाँ पे कर लेते हैं। 120 कितने में से है? तो 200 में से, क्योंकि टोटल कितना है? 200 है, इंटू 100 करना पड़ेगा। और इसका कितना है? इसका है 90, कितने में से है? 150 में से है, इंटू 100। देखते हैं बराबर क्या आएगा। 50, ये 150 है, 50 तिमा
हो जाएगा 150, 50 दूनी 100 होता है। ये 3 है तो 3 तियाँ 9 हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6, इसका तो 60% आ जाएगा। इसका देखते हैं कितना आ जाएगा, 200, 0 0 गए, 2 छंगे, अच्छा इसका भी, ओहो पहला ही आंसर ठीक निकल गया हमारा। देखिए आप पहला, जब इसको आप निकालेंगे, इनका कट करेंगे तो 120, यानी 200 में से 120 थे और 90 150 में से थे, तो आपने जब इसका प्रतिशत निकाला दोनों का 60-60 आया। इसका मतलब विज्ञान और अंग्रेजी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। दोनों का प्रतिशत जो है ना वो समान है। पूछा गया औसत प्रतिशत कितना है, तो औसत ऑलरेडी उनका निकला हुआ है, प्रतिशत निकालना था हमें, तो विज्ञान और अंग्रेजी का समान है। आंसर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 1985 से 1986 में भूगोल में औसतन अंक में वृद्धि हुई है। ठीक है, 1985 1986 देखना है भूगोल में, याद रखिए भूगोल में 1985 से 86 भूगोल। तो 1985 ये रहा, 1986 और भूगोल कितना वृद्धि हुई है, 35 ये था। प्रतिशत नहीं पूछा, खाली वृद्धि पूछी गई है। तो पहले 35 था, अब 45 हो गया है, तो कितना हो गया है, तो 10 बढ़ गया है ना, तो 10 पॉइंट की वृद्धि हुई है। देखते हैं क्या लिखा है, 10 लिखा है, हाँ बिल्कुल आंसर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यही पूछते हैं क्वेश्चन में, और कुछ कोई हुआ नहीं पूछते हैं। समझ अगर क्वेश्चन आ जाए तो आराम से निकल आता, आंसर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइज अब दिया गया है आपका पैराग्राफ, पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, देखते हैं पैराग्राफ में क्या है। तो पढ़ते हैं इसको। एक दिन हम सब मित्र संध्या के समय पार्क में खेल रहे थे। वहाँ एक महात्मा जी आया। हम सब ने सिर झुकाकर हाथ और जोड़कर उन महात्मा जी को प्रणाम किया। उन्होंने हमारे परिचय पूछा और आशीर्वाद दिया। हम सब उनके निकट बैठ गए और बातचीत करने लगे। सुरेश ने कहा, महात्मा जी हमें अच्छी बातों का उपदेश दीजिए। सफलता की प्राप्ति के लिए हम विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? महात्मा जी बोले, बालकों आप लोगों को अच्छे अंक पाने में सफल होने के लिए परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि परिश्रम की सफलता की पूंजी होती है। और मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, माता जी किसी भी काम को पूरा करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या काम होता है? महात्मा जी बोले, सब गुणों को भली भांति काम में लाकर किसी कार्य को पूरा करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। उसके बिना हमारा ज्ञान, आसक्ति और इत्यादि व्यर्थ हो जाता है। देखिए पैराग्राफ में आप फालतू का टाइम वेस्ट ना करें, बहुत जल्दी पढ़ें, बहुत तेजी से पढ़ें। सिर्फ आपको उसका कोर समझना है कि उसमें बोला क्या गया है, और फालतू में उसका टाइम बस वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। सो क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि बालक पार्क में क्या कर रहे थे? तो घूमने फिरने गए थे, छुट्टी मारने गए थे? नहीं। महात्मा जी से मिलने गए थे? नहीं। अचानक वो आ गए थे, मिलजुल कर खेल रहे थे? तो बताइए, अगर घूमने फिरने गए थे, आंसर इसका ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। आंसर ए अगर आपने लगाया है तो इसका हो जाएगा आपका सही, क्योंकि वो घूमने फिरने गए थे मिलजुल कर खेलने के लिए। हाँ, घूमने फिरने भी नहीं, मिलजुल कर खेलने के लिए गए थे। आंसर इसका डी। देखो आप जरा इसको पैराग्राफ और देखिए, क्या करने गए थे बच्चे? तो मिलजुल कर खेलने गए थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चे क्या कर रहे थे कि हम सब मित्र संध्या के समय पार्क में खेल रहे थे। तो इसके मतलब मिलजुल कर खेल रहे थे वो। ठीक है, तो आंसर इसका डी इसका सही हो जाएगा। घूमने नहीं, खेलने गए थे। तो यहाँ पर लिखा है खेलने, तो इसका मतलब मिलजुल कर खेल रहे थे। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालकों ने महात्मा जी को अपना परिचय दिया। सबसे उपयुक्त परिचय क्या है? सबने अपने अपने माता पिता का नाम बताया? नहीं। अपने अपने विद्यालय का नाम बताया? नहीं। कहा होगा कि हम सब आपस में मित्र हैं? ऐसा भी नहीं कहा उन्होंने। कहा होगा कि हमेशा अच्छी बातें सीखनी चाहिए। बालकों ने महात्मा जी को अपने परिचय मतलब क्या ही दिया होगा? तो सबसे पहले क्या बताया होगा उन्होंने अपने बारे में? बताइए क्या बताया? तो बालकों ने सबसे पहले अपने माता पिता का नाम बताया। ठीक है, मतलब आप सोचिए आप क्या बताएंगे? अपना सीधे कॉलेज का नाम बताएंगे? आप किसी को परिचय देंगे तो सबसे पहले अपने माता पिता का नाम ही बताएंगे ना। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ठीक है, मैं कंफ्यूज ही कर रही हूँ आपको। अगर आपको सही है तो आप सही बताइए ना। तो अगर कॉन्फिडेंस से कहिए नहीं यही सही है तो यही सही है, गलत कैसे हो सकता है? तो आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन आपका, बालकों ने महात्मा जी को उपदेश देने को क्यों कहा? तो बताइए क्यों कहा? तो बताइए इसका आंसर जो होगा, क्योंकि वे जानते थे महात्मा जी लोग है ना वो अच्छी बातें करते हैं। क्योंकि महात्मा अगर आप देखते हैं तो आपकी एक थ्योरी बनी हुई है कि महात्मा लोग जो है ना वो अच्छी ही बातें करते हैं। हमारे दिमाग पर थ्योरी बन जाती है कि जो महात्मा होगा वो अच्छी ही बातें करता है, ये हमारी थ्योरी ही बनी होती है। सो आंसर इसका बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है गाइस, महात्मा जी ने सफलता प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या बताया? तो परिश्रम बताया। बिल्कुल आंसर ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। उन्होंने बोला कि परिश्रम करिए, भक्ति कुछ नहीं बताया था उन्होंने। सो अगला क्वेश्चन, महात्मा जी के अनुसार किस कार्य को भली भांति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो बुद्धि की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। आंसर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बुद्धि, उन्होंने बताया था कि बुद्धि सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए गाइस, अब पूछा गया है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड है कोई वर्ड से, तो बताइए कौन सा इसमें? तो स्पेसियस है, अरे इनमें से कौन सा इनकरेक्टली है? तो आप देखते हैं कौन सा इनकरेक्ट है। आप देखें, फ्लैम तो ठीक लिखा लग रहा है, फ्लैम बिल्कुल ठीक है। फ्लॉक भी ठीक है। फ्लोर, ये फ्लोर नहीं होता है, फ्लोर होता है फर्श वाला। एफ एल
FLOUR फ्लोर होता है, तो ये गलत हो गया आपका, इनकरेक्टली स्पेल्ड ही पूछा गया, तो आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्लड बिल्कुल ठीक लिखा हुआ, डी बिल्कुल यहाँ पर। तो आंसर क्या है आपका, सी यहाँ पर है। 71 नंबर क्वेश्चन, आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला पूछा गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा गया है, तो यानी कि डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, किसी एनिमल की डेड बॉडी को क्या कहते हैं, तो बताइए क्या कहते हैं उसको, तो उसको कहते हैं हम कारकैस। ठीक है, तो डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स बोलते हैं कारकस। ग्रुप ऑफ वर्ड डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, उसको बोलते हैं कारकस, यानी पशु की लाश। आंसर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, पशु की लाश, ए इज करेक्ट है। फिर पूछा गया है आगे हमसे, फिर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, अच्छा वन वर्ड ही पूछा गया है, तो वन वर्ड कितना बड़ा है, क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद celestial bodies like star, planet and natural object in space, तो उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। और क्या कहेंगे, बताइए क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी। हाँ बिल्कुल, जो साइंस की एक ब्रांच है जो डील करती है सेलेस्टियल बॉडीज से, जैसे कि स्टार हो गए, प्लैनेट हो गए, नेचुरल ऑब्जेक्ट हो गए स्पेस में, तो उनको कहते हैं हम एस्ट्रोनॉमी। आंसर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला है फिनिश। सो गाइस दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। थैंक यू गाइज अटेंडिंग दिस लेक्चर। एंड आप जो है ना हमारे लेक्चर को अटेंड करने के लिए इस लेक्चर के आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ से सारे लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। और एक लेक्चर को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर देखा करें, उसको बार बार सुना करें। मैं तो यही कहूँगी कि आप सुना करेंगे, आप देख नहीं पा रहे हैं, आपको नहीं टाइम मिल पा रहा है, आप कुछ और काम कर रहे हैं, तो क्या करें, आप बर्ड्स को कान में लगा लिया करें, आप जो भी आपके पास ब्लूटूथ वगैरह हो उसको लगा लिया और सुन लिया करें इसको। ठीक है, तो आपको क्या होगा, मतलब एक सुनने की भी क्षमता इंसान की तेज़ हो जाती है, तो उससे आपको विजुअली नहीं देख पा रहे हैं तो आपके दिमाग में एकदम सुन के वो चीज़ें छप जाएंगी। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, वो चीज़ आएगी, तो आप उसको मतलब रिलेट कर पाएंगे कि हाँ मैंने ऐसा कुछ सुना था या पढ़ा था। ऐसी चीज़ें होती हैं क्योंकि हमारे सेंस ह्यूमर जो है ना एकदम सारे काम करते हैं, तभी हम अच्छे से चीज़ों को कैचअप कर पाते हैं। सो गाइज थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।